नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने एक नया कदम उठाया और वो कदम के लिए मजबूरी क्या था? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था जो कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के लिए था। और ये जो केस था, ये केस किसका किसका था समझते हैं। ईपीएफओ एंड एएनआर के अगेंस्ट में थे सुनील कुमार बी एंड अदर्स। तो ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन, काफी सारे लोगों ने मिलकर ये केस किया था और केस इन्होंने जीता। यहाँ पर क्या था कि जो लिविंग कॉस्ट है ना, वो लिविंग कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है लोगों का नॉर्मली। और पेंशन भले वो उसने स्कीम ऑप्ट नहीं भी किया होगा तो भी जो नॉमिनल पेंशन मिलता है 2-3 हजार 5 हजार, बहुत बहुत कम हो जाता है। कोई खर्चा उन लोग हैंडल कर ही नहीं सकते नॉर्मली। तो क्या हो गया, केस ये किया गया ताकि जो प्रोविडेंट फंड है उसके लिए प्रॉपर, जो कि पेंशन फंड है उसके लिए प्रॉपर ऑप्शन रहे ताकि पेंशन थोड़ी सी ज्यादा मिले। तो सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद में 3 गुना से 5 गुना जो नॉमिनल पेंशन है वो होने की संभावना रहेगी। और इसके कंडीशंस क्या क्या रहेंगे, कौन एलिजिबल रहेंगे, ये जानते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि ऑप्शन किसको किसको अवेलेबल है। जिसका एज 58 के अंदर में था, कब? 1/9/2014 में, वो एलिजिबल है। जो कि एग्जिट कर चुका होगा ईपीएस, ईपीएस का जो ऑप्शन है वो एग्जिट ऑप्शन नहीं लिया होगा, फिर भी उसका 58 से कम है तो फिर ये उनको अलाउड है। दूसरा, जो एग्जिट कर चुके होंगे ईपीएस प्रायर टू 1/9/2014 एंड हैज एक्सरसाइज द ऑप्शन फॉर ईपीएस ऑन एक्चुअल सैलरी, एक्चुअल सैलरी पे इन्होंने ऑप्शन एक्सरसाइज किया होगा तो, और उनका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो गया होगा, तो इस केस में भी उनको ये बेनिफिट मिलेगा इस जजमेंट का। ये दो चीज हो गया। तीसरा, विथ रिगार्ड टू एम्प्लॉइज हु हैव आइदर एग्जिटेड ईपीएस ऑन पोस्ट 1/9/2014 और आर स्टिल इन एक्टिव सर्विस, जो अभी तक एक्टिव सर्विसेज में एग्जिट कर भी दिए होंगे तो भी उनके लिए सेपरेट गाइडलाइन देने की संभावना है और सेपरेट गाइडलाइन जाएगा ही जाएगा, उनको ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा। तो सिंपल रूल क्या हो गया, 58 अगर नहीं हुआ है 1/9/2014 आपके पास ऑप्शन है। दूसरा, आपने अप्लाई किया था लेकिन आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया था 1/9/2014 से पहले, तो फिर आपके लिए एप्लीकेबल है। तीसरा, अगर आप एक्टिव जॉब में हैं तो आपके लिए ऑप्शन और उसका डिटेल और अलग तरीके से आने वाला है, राइट। और एक और चीज इन्होंने कहा है कि अकॉर्डिंगली एक्स एम्प्लॉइज है who meet the criteria specified in EPFO will be required to submit their option along with relevant documents to concerned plant। कई बार क्या होता है कि जॉब छोड़ चुके रहते हैं, दूसरे जगह चले जाते हैं, लेकिन उनका जो सर्विसेज थे सेल में, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में, उसका डिटेल वो प्रोवाइड करेंगे तो उनका कैलकुलेशन अलग तरीके से किया जाएगा। मीनवाइल इंफॉर्मेशन ऑन फर्दर फॉर्मेलिटीज मोडालिटीज इज अवेटेड फ्रॉम ईपीएफओ। ईपीएफओ जो ऑर्गेनाइजेशन है ये अभी तक सारे डिटेल्स दिया नहीं है, केवल जजमेंट को फॉलो कर रहा है और वो कैलकुलेशंस का भी कंफर्म स्पेसिफिकेशन अभी तक नहीं आया है, आएगा। लेकिन अभी फिलहाल बीएसपी क्या कर रही है या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड क्या कर रही है, वो सारे लोगों से डेटा कलेक्शन कर रही है और कैलकुलेशंस को अपने एंड पे जांच कर रही है ताकि उसको प्रोवाइड किया जा सके ईपीएफओ को और ईपीएफओ के गाइडलाइन को फॉलो किया जा सके। इसके लिए मैं आपको एडिशनली बता रहा हूं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का जो सर्कुलर है सेल का, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम लोग समझ लेते हैं। मंथ वाइज डेटा पर्टेनिंग टू एक्चुअल बेसिक और डीए पेड, एक्चुअल कंट्रीब्यूशन मेड टू पीएफ एट द रेट ऑफ 15%, एक्चुअल कंट्रीब्यूशन मेड अंडर ईपीएस 95, पेंशन कंट्रीब्यूशन पेबल ऑन एक्चुअल सैलरी, डिफरेंशियल अमाउंट ऑफ पेंशन कंट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन एक्चुअल सैलरी, ये सारा अपलोड हैव बीन अपलोडेड, ये सारा अपलोड किया जा चुका है। अब जिसने जिसने भी एप्लीकेशन जमा किया वो अपलोड हो चुका है और अपलोड होते जा रहा है, राइट। इन्होंने बता दिया है कि आपको जो लॉगिन करना है उसका पोर्टल इन्होंने दे दिया। सेल के आईडी पे आप चले जाइए, वहां पे यूजर नेम क्या रहेगा आपका, यूजर नेम रहेगा आपका पैन और डेट ऑफ बर्थ रहेगा आपका पासवर्ड। आप डालेंगे तो फिर आपका डिटेल आ जाएगा जिसमें प्रीफिल करना रहेगा, क्या रहेगा, जिसमें ऑटोमेटिकली प्रीफिल रहेगा, बहुत सारे चीजें प्रीफिल वाले जितने भी डेटा हैं उसको आपको चेक करना पड़ेगा और जो ब्लैंक है ब्लैंक को आपको फिल करना पड़ेगा। अब इसके बाद क्या होने वाला है, मैं ये नोटिफिकेशन आपके सामने क्यों दिखा रहा हूं, ताकि ये मैंने सारा पढ़ लिया है फिर भी आपको इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको कहीं पर भी लगे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे नोडल ऑफिसर्स भी उन लोग नियुक्त करने वाले हैं। एम्प्लॉइज और एक्स एम्प्लॉइज हु हैव जॉइंट सेल फ्रॉम अदर ऑर्गेनाइजेशन आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन एक्चुअल सैलरी डिटेल फॉर द पर्पज। अब क्या हो रहा है, कहीं किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से अगर कोई सेल में आए तो उस ऑर्गेनाइजेशन का डेटा भी लेकर यहाँ पर आना पड़ेगा और यहाँ देना पड़ेगा। और अगर यहाँ से कोई कहीं और जा चुका है तो यहाँ का इंफॉर्मेशन वो वहां जाकर प्रोवाइड करा दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट।
eligible ex-employees who would like to exercise the option and who have already withdrawn their provident fund from PF trust. अब क्या हो गया, जो एलिजिबल भी है तो जो ये ऑप्शन भर भी रहे हैं लेकिन उन्होंने अपना जो पीएफ वाला पूरा पैसा निकाल लिया है, तो उस केस में क्या हो गया कि आपने ज्यादा पैसा निकाल लिया तो डिफरेंशियल अमाउंट का कैलकुलेशन होगा जितना आपको वापस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपके कंट्रीब्यूशन रहेंगे तभी तो पेंशन मिलेगा। अब वो पेंशन आपको तब मिलेगा जब आपने कंट्रीब्यूशन, डिफरेंशियल कंट्रीब्यूशन वापस करेंगे, तो वो कैलकुलेशन करके डिफरेंशियल कंट्रीब्यूशन कितना होगा ये ईपीएफओ से गाइडलाइन लेकर सेल आपको बताएगी और बताने के बाद में आपको वो पैसे जमा करने पड़ेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, उसका जो इंटरेस्ट का डिफरेंस है, द इंटरेस्ट एप्लीकेबल ऑन डिफरेंशियल अमाउंट, जो डिफरेंस अमाउंट है उस पर जो ब्याज है वो भी आपको लौटाना पड़ेगा, तब जाकर जो पेंशन का गैप आया है वो पेंशन आपको फुलफिल किया जाएगा। अब इसके लिए क्या करना होगा, बहुत आसान चीज है, कैसे मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले देखिए, ये जो बीएसपी का नोटिफिकेशन है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया भिलाई स्टील प्लांट का बात कर रहा हूं, 18 तारीख तक जमा करना है सारे डॉक्यूमेंट, लेकिन जिसका डेट बढ़ भी सकता है, लेकिन अभी तक तो कुछ ऐसा बोला नहीं है। 18 तक जमा करने के बाद में अगर समय पर जमा कर दिए और उसमें कुछ गलती रही तो वापस किया जाएगा रीसबमिशन करने के लिए, और रीसबमिट करना भी पड़ेगा 18 तारीख तक, जब तक कि डेट नहीं बढ़ रहा है। अब ऐसा होने के बाद में क्या होगा मैं आपको बता देता हूं, मेरे तरफ ध्यान दीजिएगा। 24 तारीख तक जो डिपार्टमेंट्स हैं बीएसपी के, वो सारे चीजों को उसको चेक कर लेंगे, पर्सनल डिपार्टमेंट और जो भी डिपार्टमेंट जिनको अलॉट किया गया होगा ये काम, वो पूरा चेक करेंगे, और चेक करने के बाद उसको वैलिडेट करेंगे और उसको रखे रहेंगे ईपीएफओ से फर्दर गाइडलाइन लेने के लिए। एक बार फिर से इन लोगों ने क्लियर किया अपने सर्कुलर में कि ये गारंटी नहीं है कि क्या बेनिफिट हो जाएगा, कितना फायदा हो जाएगा, लेकिन हाँ जजमेंट और कैलकुलेशन और रूल्स के अनुसार में ये सिंपल है कि बस आपको जो अभी पेंशन मिलने का है उसका 3 से 5 गुना मिलेगा। ये कैलकुलेशन कहता है। कंफर्म कब होगा? जब ईपीएफओ से गाइडलाइन लेके स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बताएगी। तो ये भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई छत्तीसगढ़ की बात हो रही है, जिसके लिए स्पेसिफिक सर्कुलर निकला हुआ है, और उसने बताया जैसे मैंने बोला कि पैन आपका यूजर नेम है और डेट ऑफ बर्थ आपका पासवर्ड है। ये इंटरनेट में ये लिंक डालेंगे, आपको मिल जाने वाला है। इसमें फॉर्म का पूरा इलस्ट्रेशन भी दिया हुआ है। इसमें 3-3 कॉपी में आपको आधार कार्ड देना है, पैन कार्ड देना है, पीपीओ डॉक्यूमेंट देना है, और कलर रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको देना पड़ेगा, और ईपीएस 95 जॉइंट ऑप्शन फॉर्म आपको फिलअप करना पड़ेगा। किसको किसको सबमिट करना है ये लिखा हुआ है। एक्स एम्प्लॉय जो कि बीएसपी से चले गए हैं उनके लिए सबमिट करना है कहाँ पे? एम्प्लॉय सर्विसेज, एम्प्लॉय सर्विस बिल्डिंग, ओल्ड हेल्थ केयर सेक्टर 5 भिलाई में। और एक्स एम्प्लॉय जो बीएसपी who are residing outside भिलाई, भिलाई से बाहर अगर रहते हैं तो डाक से भेज सकते हैं ऑन और बिफोर 18th of February 5 PM। इसका मतलब जो डाक में आपकी सील लगे रहेगी ना, कब आपने जमा किया, वो इंपॉर्टेंट रहेगी। और कहाँ भेजना होगा? ऑफिस ऑफ आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, रूम नंबर 11E, सेकेंड फ्लोर, इस्पात भवन, सेक्टर 1। एम्प्लॉय प्रेजेंटली ऑन रोल ऑफ बीएसपी, जो बीएसपी में अभी हैं वो अंदर ही दे देंगे बीएसपी के पर्सनल ऑफिसेस में। एम्प्लॉइज ऑन रोल ऑफ बीएसपी हु आर एट प्रेजेंट आउट ऑफ हेडक्वार्टर, जो हेडक्वार्टर से बाहर किसी काम से गए होंगे वो भी डाक से भेज सकते हैं। तो ये सारा प्रक्रिया अभी तुरंत करना है जिनको करने कहा गया है। और 18 तारीख से डेट बढ़ेगा कि नहीं ये अभी तक क्लैरिटी नहीं है, लेकिन एक चीज फिर से बता दूं, मेयर सबमिशन ऑफ जॉइंट ऑप्शन फॉर्म, जो ये जॉइंट ऑप्शन फॉर्म है, does not imply that employees or ex-employees shall be entitled to enhanced pension on actual salary wages। केवल फॉर्म भरने से आपको मिलेगा ये गारंटी नहीं है, ठीक है। द सेम विल बी सब्जेक्ट टू कंप्लायंसेस ऑफ ईपीएफओ, जैसे मैंने बोला कि ईपीएफओ के कंप्लायंसेस पे बेस्ड रहेगा, और एनी जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट, जो जजमेंट है उसके फाइन लाइन में जाकर देखा जाएगा कि और कौन कौन सी चीजों को अप्लाई करना जरूरी है और कहां पर ऐसा लगता है कि ऑप्शन है जिसको कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। दिस इश्यूज विद अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी तुषार रायचौधरी ने ये दिया है, राइट। तो मेरा ये कहना है कि कुल मिलाकर आपको ये ऑप्शन फॉर्म भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए। तो मेरा सिंपल सलाह है, अगर आपका स्पाउस अलाइव है, साथ में आपके जो जीवन साथी अगर हैं, तो आप भर सकते हैं। लेकिन अगर आपका रिटायरमेंट होके बहुत समय हो गया, 5-6 साल से ऊपर हो गया, उस केस में आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, ऐसा मुझे लगता नहीं, क्योंकि अलाइव होने का, जिंदा रहेंगे तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा पेंशन का। लेकिन अगर आपका पेंशन बढ़ जाता है और आपको कुछ डिफरेंशियल अमाउंट पेमेंट करना पड़ा, तब भी जो नॉर्मल कैलकुलेशन कहता है कि 3 से 4 साल के अंदर में आपका डिफरेंशियल अमाउंट रिकवर हो जाएगा। आप ज्यादा जिए, जुग जुग जिए, आपको ज्यादा फायदा होने वाला है। तो दोस्तों
ये वीडियो शेयर जल्दी से करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के काम आ सके। बने रहिएगा मेरे साथ। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।